निकाली है, मॉडर्न क्लब के नाम से है। इसके अंदर इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा सबसे पहले अगर आप गौर से देखोगे तो जो पंगे वाला विषय है वो आया है एक तो बाहर वाला। देखो चलो मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ ना। क्वेश्चन में लिखा है चंदा, समझ में आता है, 1 स्टेप दिया है, और इसके अलावा उचित प्राप्तियां दी हैं, पेयर रिसीप्ट्स है ना, और वेरियस रिसीप्ट्स, नेट इंटरेस्ट दिए 690 की, बार कलेक्शंस दिए 22,350 के। ये सारी चीजें आपको पता है। चंदा आपको पता ही है क्या होता है, उचित प्राप्तियां आपको पता ही है कहाँ जाएंगी, रिसीप्ट्स वगैरह सब आप ठिकाने में डाल लोगे इसे ना। अब आ जाओ भुगतान में। भुगतान में वेतन भवन दिया है, सॉरी किराया दिया है, टैक्स दिया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी दी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हैं, वेजेस दिए, फेयर एक्सपेंसेस दिए, और सेक्रेटरी ऑनोरेरियम दिया हुआ है, और इसके अलावा आपने जो बार परचेज में पेमेंट किए हैं वो दिए हैं। ओके, और एक और बढ़िया बात दी है कि आपने जो नई वाली कार है वो 37,800 की खरीदी है, लेकिन उसमें ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, पुरानी कार के 9,000 रुपए कम करने के बाद। यानी कि आपकी जो नई वाली गाड़ी होगी ना वो 46,800 की होगी। पुरानी कार आपने 9,000 में बेची है और नई वाली गाड़ी आपने 46,800 रुपए की खरीदी है। कुछ ऐसे समझो चीजों को, ठीक है। और बेटा इसके आगे जो अपना दिया है इसमें सामान बस इतना ही है। बाकी नीचे एडिशनल दिए, कैश के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए, बैंक के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए, सब्सक्रिप्शन ड्यू दिए, ओल्ड न्यू के सब जानते हो आप, प्रीमिसेस भवन दिए। देखो एक तो इसमें भवन में बड़ा पंगा कर रहा वाला, क्योंकि इसमें आपको नई चीज दी है, बिल्डिंग की कॉस्ट दी है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है। मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक यूनिक चीज है, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके अलावा ये सेम टू सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने कार के रेफरेंस में भी डाल दिया है, ठीक है। इसके अलावा बार का स्टॉक दिया है, बार के क्रेडिटर दिए हैं। बात समझ में आ रही है? फिर भी इन्हें चैन नहीं पड़ा। इसके बाद इन्होंने सचिव का मानदेय 12,000 रुपए, ऊपर रहे 11,000, मिला दिया 11,000 है, देना चाहिए था 12,000। इसका मतलब 1,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। साल भर का बना 12,000 है, पर आपने पे किया अभी 11,000, इसका मतलब 1,000 रुपीज की आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। इसके अलावा नई कार पे आपको 20% का डैप लगाना है और भवन पर आपको 5% का डैप लगाना है। इतना सब सामान करना है। और मालूम है इसमें क्या क्या करना है? रिसिप्टेड पेमेंट बनाना है, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी। इतना काम करना है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो देखो ये रिसिप्टेड पेमेंट तो मेरे हिसाब से आप बना लोगे, कुछ भी इसमें ऐसा है ही नहीं जो आप मुझसे पूछो। प्राप्तियों में डाल देना, चाहे कोई सी भी हो, चाहे आएगा तो चाहे पूंजीगत हो, और भुगतान में डाल देना ना। अब अपन एक काम कर लेते हैं, फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर के 3-4 कंटेंट है उनको डिस्कस कर लेते हैं। बार से रिलेटेड हमको क्या क्या चीजें इस क्वेश्चन में दी हुई है, आप अपने क्वेश्चन को गौर से देखोगे। बार का स्टॉक दिया है ओपनिंग क्लोजिंग, बार के रेफरेंस में क्रेडिटर दिए ओपनिंग क्लोजिंग, और इसके अलावा एक चीज और दी हुई है। अब आप अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट में झांक सकते हो, क्योंकि सोच लो आपने बना लिया हुआ ना। तो आप देखो रिसिप्ट में आपको, सॉरी पेमेंट में आपको बार परचेज दी हुई है 17,310 की, और रिसिप्ट में आपको कलेक्शन दिया है बार का 22,350। मेरी बात समझ में आ गई? इतना ही सौदा है बार का। और आपने करना क्या है, आपने करना है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये बारबाजी दिखानी है। तो देखो स्पेशल इनकम्स जो होती हैं उनके एक्सपेंसेस वहीं के वहीं माइनस होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये समझो। तो बार रिसीप्ट इज अ स्पेशल रिसीप्ट और बार एक्सपेंसेस आल्सो रिलेटेड विद बार, है ना। तो आपने क्या करना है, बार रिसीप्ट्स में से बार एक्सपेंसेस घटाने हैं। अगर ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी क्वेश्चन की तरह होता तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बाहर से रिलेटेड स्टॉक्स, बाहर से रिलेटेड क्रेडिटर नहीं दिए, बाहर से रिलेटेड स्टॉक्स, बाहर से रिलेटेड क्रेडिटर नहीं दिए होते तो मालूम तू क्या करता, देखो रिसिप्ट में से एक्सपेंसेस घटा देता, दिखा देता एक्सपेंडिचर का इनकम साइड में, क्योंकि रिसिप्ट है 22,350 की, कंपास्ट रिसिप्ट है 22,350 की, पेमेंट है आपके 17,310 के। नॉर्मली आप क्या करते हैं, 22,350 में से
22,350 में से 17,310 रुपए घटाते। मैं कंपैरिजन करते हुए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन यूनिक क्यों हो जाता है। नॉर्मली आपकी सिचुएशन ये बनती है 22,350 में से 17,310 रुपए घटाते, जो आता उसको आप इनकम साइड में लिख देते। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करूंगा। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि मुझे बाहर से रिलेटेड स्टॉक दे दी है ओपनिंग क्लोजिंग, बाहर से रिलेटेड क्रेडिटर दे दिए। अब मुझे मालूम है क्या करना पड़ेगा। अब मुझे कोई पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो पैटर्न हमने स्टेशनरी में और जो पैटर्न हमने उसमें स्पोर्ट्स मटेरियल वगैरह के लिए आपको पढ़ाया था। आपको याद है मैंने एक पैटर्न पढ़ाया था, ओपनिंग यूनिक हो गया। यूनिक किस वजह से हुआ है, स्टॉक्स और क्रेडिटर हमें दिए हुए हैं। जब स्टॉक्स और क्रेडिटर हमें दिए हुए हैं तो हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि बार कंज्यूम्ड क्या है। नो डाउट मैं अभी भी बार के कलेक्शन में से बार के एक्सपेंसेस ही घटाऊंगा, बट ये वो एक्सपेंसेस नहीं होंगे जो यहाँ दिए हैं 17,310 जो तुम एक्सपेंडिचर पेमेंट में डालने वाले हो। मैं बल्कि इसको निकालूंगा क्योंकि ये पेमेंट है। जब स्टॉक्स दिए क्रेडिटर दिए तो पेमेंट में जो दिया होता है वो परचेज या पेमेंट होता है, ठीक है। तो आपका पैटर्न क्या हुआ करता था, ओपनिंग, आप क्या करते थे बेटा इसमें, ओपनिंग सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ बार। कितना दिया है आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ बार, पहले लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट और प्लस अगर आपको ध्यान हो तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। मैंने पढ़ाया था ये फॉर्मेट, वो अभी यहां काम आ रहा है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। ये जो निकल के आएगा ना ये कहलाएगा बार मटेरियल कंज्यूम। ये एक्चुअली एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया आपको बार का, दिया है ओपनिंग दिया है आपको 2130 और क्लोजिंग दिया है 2610। 2130 और 2610, ठीक है। और क्रेडिटर की ओपनिंग क्लोजिंग कितने हैं, 1770 और 1290, 1770 1290। और पेमेंट कितना दिया है आपको 17,310। यही चीज है पूरी ना। अब देखो इसमें इसको जोड़ना है तो जोड़ो, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 7 और 2 9, 19,440। इसमें जोड़ना है 1290 को, इसको भी जोड़ लो। 9 और 4 13, 4 और 2 6 और 1 7, 9 और 1 10 और 1 11 2, 21,730। इसमें से इसको घटाना है 2610 को तो घटा लो, 3 में से किया 2, 7 में से 6 गए 11 में से 2 गए 9, 19,120। इसमें से इसको भी घटाना है आपको, घटा लो। 0 12 में से 7 गए 5, 10 में से 7 गए 3, 8 में से क्या 2 तो करा था 0, 12 में से 7 गए 5 बचे, 10 में 7 गए 3 बचे, 8 में से क्या 7 बचे। 17,350 रुपए हमारा कंज्यूम्ड आ गया। और कलेक्शन कितना है, बार का कलेक्शन कितना है 22,350। बार कलेक्शन है आपका 22,350 और माइनस बार कंज्यूम 17,350। कुछ तो गड़बड़ है भाई, 0 12 में 7 गए 8, 9 और 1 10 2। अब इसमें से 2610 घटाओगे तो क्या होगा, 0 2, 7 में से 6 गए 1, 10 में से 2 गए 8, 0 12 में 7 गए 5 में 10 में से 7 गए 3 बचे, 7 में से 6 तो और भी 16,350। ठीक है, आगे 6। आप देखिए कितना यूनिक बन गया क्वेश्चन। क्या बेटा, ये आपको उसमें दिखाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। ये चीज ये आपको पूरी वर्किंग नोट में दिखानी है, ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप क्या करते हो, स्पेशल इनकम्स में से स्पेशल एक्सपेंसेस माइनस करते हो ना, तो ये वही तो है। और स्पेशल एक्सपेंसेस वो नहीं है जो आपको पेमेंट में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है बार पेमेंट 17,310। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया इनके स्टॉक्स पड़े हैं, भैया इनके क्रेडिटर पड़े, तो कैसे उठाएंगे। हाँ, ये कंज्यूम्ड है, ये जो मैंने निकाला ना कंज्यूम, ये वो है। तो इनकम में से एक्सपेंसेस घटते हैं, वही काम हुआ है, बस कंज्यूम्ड घटेगा। अगर स्टॉक्स और क्रेडिटर दोगे, बहुत यूनिक पॉइंट है ना। आगे बढ़ते हैं। ये वर्किंग नोट में है, ये आपको आप चाहो तो घटाओ, आप चाहो तो ये इनकम में रख दो और ये एक्सपेंडिचर, पर ऐसा करना मत, घटाना है। अब उसकी इनकम है और वो एक्सपेंस है। हाँ, ये इनकम है और ये एक्सपेंसेस है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक तो ये हो गया, इसमें सबसे बड़ी वाला लफड़ा। इसके हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। कार ने इसने ये बोला है भाई कि इसके पास ऑलरेडी, देखो ना इसने वर्ड यूज किया कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है जिसमें से डेप्थ नहीं घटी। आप समझो मेरी बात, कॉस्ट का मतलब है जिसमें से डेप्थ नहीं घटी हो, यानी कि आपके पास शुरू में कार कितने की थी? 36,570। ये आपके पास कार स्टार्टिंग में थी, बिगिनिंग में, ठीक है। फिर आपका इस वाली कार पर ये कॉस्ट है, बाप आदम के जमाने की चल रही हुई, 810 साल पहले खरीद के लाया वो, जबकि रेट भी आज तूने यही रखी है। क्यों? क्योंकि इस पे अब तक जितना डेप्थ लगा है वो तूने घटाया नहीं है, अलग से मेंटेन कर लिया है। वो डेप्थ कितना है तुम्हारा? 30,870। यानी कि अगर मैं आज की डेट में बिगिनिंग में अपनी कार की कीमत निकालना चाहूँ तो इसमें से इसको घटाऊंगा, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि राइट नाउ मेरी गाड़ी कितनी की, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं घटा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे स्ट्रक्चर नहीं है घटाने वाला। वह क्वेश्चन में वर्ड दिया एक्यूमुलेटेड या फिर प्रोविजन फॉर डेप्थ, और एक्यूमुलेटेड डेप्थ आज के लिए समझे एक ही बात होगी प्राप्त। तो इस सिचुएशन में आप कैसे डेप्थ निकालेंगे और किस तरीके से इन कारबाजियों को दिखाएंगे? वहाँ पर बैलेंस शीट तो इसने पूछी नहीं है ना। आपको इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्थ ही अल्टीमेट चाहिए, तो वो कैसे निकलेगी वो समझ लेते हैं। आपको क्लोजिंग भी दिया हुआ है कार का 46,800, वो भी कॉस्ट दी है नो डाउट, है ना। और उसने एक और पॉइंट बोला है कि पुरानी कार आपने 9,000 में लुढ़का दी। आपकी ये जो गाड़ी है ना, ये कितने में लुढ़की है? 9,000। और नई गाड़ी तुम खरीद के लाए हो 37,800 की, 9,000 की बेचने के बाद। तो देखो 9,000 में बेची होगी, वो 9,000 में मिले होंगे तुम्हें जो रिप्लेस हुई होगी, प्लस 37,800 तुम्हारी जेब से गए, तो टोटल 46,800 ही तुम्हारे, तो वही तो दिया ही है। इसका मतलब ये तो नई गाड़ी है ना। तो आप क्या करना, ये चीज नई वाली है तो इस नई वाली गाड़ी पे लगाओ डेप्थ, क्योंकि पुरानी गाड़ी तो तुमने बेच दी। जब बेच दी तो उसमें काय बात का डेप्थ गारंटी है ना। तो आप क्या करो, नई वाली गाड़ी पे लगाओ डेप्थ 46,800 पे। कितना डेप्थ है कार का? 20%। 46,800 का 20% आप निकालोगे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13, 4 दूनी 8 और 9, 9360 चेक कर, डेप्थ दिया नहीं दिया, बेहतरीन सब दिया है, ये दिया 9360, ठीक है गाइस। कार का डेप्थ आ गया। अच्छा दूसरी चीज, आप अपना दिमाग लगाओ, आपके पास कार बिगनिंग में कितने की थी बेटा? अगर मैं इसकी WDV निकालूं, क्योंकि बात जब बेचने की आती है, जब भी बात असेट्स को बेचने की आती है, तब हमें ओपनिंग बैलेंस में से WDV ओपनिंग बैलेंस में से एक्यूमुलेटेड डेप्थ घटाने के बाद WDV पता करनी पड़ती है। तभी हमें पता चलेगा कि हमें नफे में बेची चीज की नुकसान में बेची, फायदे में बेची या नुकसान में बेची है। तो 36,570 में से 30,870 घटाओगे, 15 में से 8 गए, 7 बचे और 5, यानी कि मेरे हिसाब से भैया मेरी गाड़ी की कीमत थी 57,000 रुपये, है ना। मेरे हिसाब से मेरी गाड़ी अगर बिकती तो 5,700 में बिकती, मेरी गाड़ी कितने में बिकती? 9,000। कितने का फायदा देगी? 3300 रुपए का मुझे फायदा देगी, ठीक है। ये 3300 रुपए का फायदा भी इनकम में क्रेडिट में दिखाओ, चेक। ये हो गई कारवाजी का। आया सबको समझे सब कुछ? कोई दिक्कत मन में? अब चलते हैं भवन की तरफ। भवन का भी क्या लफड़ा भाई इसमें? भवन की हमें कॉस्ट दी है, ओपनिंग है हमारे पास 87,000 और उस पर आज तक जो डेप इकट्ठा हो चुका है वो 56,400 हो चुका है, ठीक है। और क्लोजिंग जो है वो है 1,17,000 और इसमें बेचा बाची नहीं हुई है। इसमें तो बेच दिया तो बहुत ईजी हो गया था। इसमें देखो कैसे जबरदस्त पंगा पड़ेगा। देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट है। आप ये देखो कि आपकी जो क्लोजिंग में कॉस्ट है, मतलब ये कॉस्ट है शुरू से चली आ रही है जो, तो वो कॉस्ट बिगिनिंग में भी थी, कॉस्ट क्लोजिंग में भी है। तो ये तो पक्की बात है कि इस बार आपने गाड़ी खरीदी तो है, मतलब भवन खरीदा तो है, क्योंकि आपके पास बिगिनिंग में कोई चीज है, जब आप उसमें से डेप्थ लगाते नहीं हो, डेप्थ के बराबर अमाउंट अलग इकट्ठा करते हो, तो वो बढ़ कैसे गई? 87,000 की चीज क्लोजिंग में 87 रहनी चाहिए ना, कैसे पहुंच गई 1,17,000? आपने खरीदी तो है, अब खरीदी है तो उसमें डेप्थ भी लगेगी, क्योंकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है ना, उसे कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्थ से मतलब नहीं होता, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्थ मतलब पूरा खन्ना, पिछले साल उससे पिछले साल उससे पिछले साल, हर साल का डेप्थ
जोड़ जोड़ के एक्यूमुलेटेड बनता है। एक्यूमुलेटेड डेट इज नॉट अ करंट ईयर डेट, इट इज अ टोटल ऑफ ऑल ईयर डेट। एक्यूमुलेट माने जुड़ना, संयुक्त। इट इज अ टोटल ऑफ ऑल ईयर डेट और वी नीड ओनली फॉर दिस ईयर डेट। हमें करंट ईयर का डेट चाहिए क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड ओनली फॉर करंट ईयर इनको। ठीक है गाइस, तो अपन को चाहिए करंट ईयर का डेट। अब कैसे लाएं, इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मेरे पास जो तरीका निकल के आ रहा है वो ये है कि मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग में जो मेरे पास कॉस्ट आ रही है, यानी आज तक की डेट पे जो मेरी कॉस्ट है वो 1,17,000 है ना, और जिसमें से 56,400 की एक्यूमुलेटेड मुझे मिल चुकी है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, कितना बचने वाला है? 400, 600, 9 में से 6 गए, 3 बचे, 6 में से 5 गए, कुछ ऐसे बचेगा क्या? नहीं, जीरो इधर पे लिखना है। 6, 9 में से 6 गए, 3 बचे, घटाओ यार मेरी सोचो। कितना गलत हो गया ना? सही लिखा है मैंने? हाँ सही है, ठीक है। 60,600 बिल्कुल ठीक है भैया। 60,600 रुपए ये बचना चाहिए गाइस। 60,600 रुपए ये क्या है मालूम है? ये वो चीज है जिस पर मैं अब डैप लगाऊंगा। किसी की समझ में नहीं? मैं बताऊं एक चीज, कार पहले कितने की थी? 87,000। अगर हम हर साल उसमें से डेट माइनस करते हैं तो वो हर साल वाली तब वाली भी इसमें से माइनस करते हैं तुम। हाँ। मैं तुम्हें एक और तरीका बताऊं, देखो वैसे तो तुम्हें इसी तरीके से करना है। मैं तुम्हें एक्चुअली ये तो किताब में दिया था इसलिए मैं समझा रहा था, तो मैं बताता हूँ वैसे मेरे हिसाब से क्या तरीका होना चाहिए था, दिमाग से सुनना। क्योंकि हम लोग बना रहे हैं बेटा इनकम, हम लोग बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि जो गाड़ी ईयर की स्टार्टिंग में मेरे पास है, या तुम डेट कैसे निकालते थे? ओपनिंग प्लस परचेज, जो टोटल आया उस पे डेट निकालते थे। यही तो करते थे डेट में, ओपनिंग प्लस परचेज, जो टोटल बना उस पे तुम डेट लगाते, तो वही आज कर लो ना। ओपनिंग कैसे निकलेगा देखो, अगर और दूसरे तरीके से समझें इस चीज को, हमारे पास कॉस्ट है 87,000 जिस पे आज तक इतना डेट इकट्ठा हो चुका है, यानी ओपनिंग की WDP कितनी हो गई? 30,600। यानी मेरे पास जो ओपनिंग गाड़ी है ना वो 87,000 नहीं है, उसकी WDP जिसमें डेप लगना चाहिए वो कितनी है? 30,600। और अगर हम यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट देखें, ओपनिंग में कॉस्ट 87, क्लोजिंग में कॉस्ट 117, करंट ईयर में मैंने कितनी गाड़ी खरीदी है? 30,000 रुपए की गाड़ी खरीदी है। और तो ये हो गया ओपनिंग, ये हो गया परचेज, दोनों को जोड़ देख 60,600 बनना है। इस पर लगा दे क्या परसेंट की डेप है? चेक कर, 30 हो। कार का बना रहे हैं, बिल्डिंग का। ये दोनों तरीके मेरे पास समझ आए। अब तुम्हारी समझ में क्या आता है? वैसे ये तरीका ज्यादा बढ़िया है। एक बार और समझा दो। देखो उनको इसमें ये है कि हमारे पास ऐसे समझो, हमारे पास 87,000 का ओपनिंग असेट्स है। ये शुरुआत से है, मतलब ये देखो डेप जो लगता है, आप पहले तो ये समझो कि डेप में आप अटक लगाती कैसे हो, डेप का कैसे स्ट्रक्चर बनाती हो, अटक निकाला होता है कैसे निकाला? ओपनिंग क्या होता है? जो बैलेंस शीट में वो क्या होता है? वो ही क्या होता है? वो ओपनिंग है क्या? उस टाइम पे हमने जितने की परचेज की नहीं, बस यही आप अपने आप को करेक्ट करो। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले आप अपने आप को करेक्ट करो। वो जो बैलेंस शीट में अमाउंट होते हैं ना, वो कभी भी कॉस्ट नहीं होती है, वो WDP होती है। हर साल आप डेप घटा घटा के ला रहे होते हो। मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोग जिस चीज़ से आगे बढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ उसी पॉइंट पे खड़े होकर पहले सोचो। जो ओपनिंग है ना WDP, आप जो उतार के लाते हो ओल्ड बैलेंस शीट में से नई बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो, दीज आर नॉट कॉस्ट, दीज आर WDP। क्योंकि आपने कल तक जो क्वेश्चंस किए थे उसमें लिखा था कि एक क्वेश्चन आया था उसमें लिखा होता ह्रास घटाने के पश्चात पीछे लिखा हुआ था, तो आपने उस वक्त ओल्ड बैलेंस शीट में तो उतनी लिखी थी, अगली बैलेंस शीट में उसको डेप घटाई थी। तो मतलब वो WDP है ना, रिटन डाउन वैल्यू जो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो ना, वो WDP है। भैया इस क्वेश्चन में WDP नहीं है, पहले तो उसको WDP बना लो। कॉस्ट कैसे करो? शुरुआत की कॉस्ट पे ये मालूम 500 वाले तो सब कुछ 15 साल पहले खरीदिएगा, ये 15 साल पुरानी कॉस्ट है, ये पिछले साल की कॉस्ट नहीं है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाने वाली कॉस्ट नहीं है। अगर तुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना है तो इसमें से इसको घटाएगी ना, तो जो निकल के आएगी वो बैलेंस है जो तेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट में कायदे से डालना चाहिए। मतलब कि ये पूरे 15 साल में से 15 साल एक एग्जांपल दे रहा हूं, 15 साल है तो 15 साल की डेप है। उसकी डेट एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जुड़ गई चीजें। तुम्हारा मन नहीं कर रहा है डेप घटाने का हर साल, तुम अपनी असेट्स को कॉस्ट पे रख रही हो और अपने डेप अलग से मेंटेन कर रहे हो।
तो तुमने क्या करा, कॉस्ट में से अपनी अब तक की डेट घटा ली बेटा, तो तुम्हारा जो निकल के आया ना वो WDB आ गई, जैसे तुम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हो, ओपनिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस बोलते हो, इसको उतार के लाइन। अब तुम्हें ये कैसे पता चले कि करंट ईयर में तुमने कितना नया सामान खरीदा है, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट चेक करते हैं जब क्वेश्चन में दिया होता है। कॉस्ट 87 की, फिर से कॉस्ट 1,17,000 की, ये भर कैसे की कॉस्ट, इट मींस कि 30,000 का करंट ईयर में न्यू परचेज किया है, तो करंट ईयर का न्यू परचेज करोगी है ना, करंट ईयर में न्यू परचेज करोगी तो वो हाँ इन दोनों का डिफरेंस 30,000। भाई तू कह रही है कि मेरे पे 87,000 रुपए की शुरू से चली आ रही है, अब एंड में कह रही है मेरे 1,17,000 रुपए की, तो इस साल पूरी 30,000 रुपए की न्यू परचेज करेंगे, तो ये कैरी फॉरवर्ड वाला बैलेंस और ये तो न्यू परचेज करेंगे, तो तेरा टोटल आ गया 60,600। अच्छा मेरे को ऐसा लगा है कि इस हिसाब से तो बड़ा क्या करना चाहिए, अब ये जो जुगाड़ बनी है तो 30,000 रुपए उसमें जाने चाहिए, किसमें, पेमेंट में, रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हो ना तुम, देखने लगे हैं कि 30,000 रुपए कोई व्यक्ति ये मैंने लास्ट के लिए रखे थे सर यूनिट क्वेश्चंस, आगे समझ में। 30,000 रुपए चेक करो प्रीमिसेस के नाम से पेमेंट में भी गए जब तुमने रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया, क्योंकि इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट भी तुम्हें ही बनाना है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट तुम्हें बना हुआ नहीं दिखा, तुम्हें बनाना है। यस एकदम पागल हो क्या, कौन सा कैरी बोल, अभी ये हुआ है तो 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा पूछो। हाँ माइनस करा है। यस सर ये एक मिनट बताओ, ये 30,000 वो तो घर के पास क्लब के 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के निम्न प्राप्ति एवं भुगतान से दी गई अतिरिक्त सूचना से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाइए। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर यार रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, ठीक है, और आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है और इसके साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशंस भी गिवन है। ओके गाइस, अब ओपनिंग की भी इंफॉर्मेशन गिवन है, क्लोजिंग की भी इंफॉर्मेशन गिवन है और कुछ और भी चीजें गिवन है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो मुझे लगा था ना, ज्यादा मुझे इसमें कुछ भी नहीं लगा था, सिर्फ 2-4 बातें थी, जैसे कि देखो प्रारंभिक शेष दिया है, ओपनिंग बैलेंस, ध्यान से सुनियो रे, ओपनिंग बैलेंस दिया है, डाल दोगे, आपको पता है पोजीशन इसकी क्या है, सब्सक्रिप्शन 1 स्टेप दिया, आप जानते हैं, पुराने अखबारों की बिक्री, ठीक है, वसीयत, ठीक है, बाद में लिख दिया उसने लीबीसी को कैपिटलाइज करना है, तो आपको पता है बैलेंस शीट में जाएगी वो, है ना, विनियोगों पर ब्याज, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हो। इंडोनमेंट फंड रिसीव्ड, ये मैंने उस दिन थ्योरी में पढ़ाया था, जितने भी फंड्स होते हैं वो सब लायबिलिटी में जाते हैं ना, फंड्स में रिसीप्ट्स मिलती है वो लायबिलिटी में जाती है ना, तो ये आपकी लायबिलिटी में चली जाएगी नई वाली में। खेल का चालू होना आयोजन ये इनकम है, एडवर्टाइजमेंट से इनकम है, ये सब इनकम में जाएगी। चलो इधर आ जाओ, सचिव का मानदेय, कर्मचारियों का वेतन, धर्मादा, खर्चे, सब्रे सौदे, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डाक हो गया, दर रेट्स हो गया, अनकीप ऑफ लैंड हो गया, सब अपकीप जो भी है। खेल अपकीप वो खर्चा है, देख रेख मतलब मेंटेनेंस खर्चा हो गया, ठीक है, खरीद नहीं है वो, रख रखाव है सामान। खेल सामान क्रय, तो भैया ये तो भाई अभी सस्पेंस में डालते हैं ना, थोड़ा सा बहुत सोच के बोलेंगे इसके बाद। इसके बाद टेलीफोन खर्चा है, बहुत बढ़िया बात है, क्लोजिंग बैलेंसेस बढ़िया है, यहाँ तक तो कुछ भी पंगा है ही नहीं, वो भी पंगा नहीं था वैसे तो, पर मैंने उसको रोका है कि उसके लिए एक एडजस्टमेंट है। अच्छा इसके बाद देखिएगा सब्सक्रिप्शन एरियर, क्लोजिंग ओपनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस, क्लोजिंग ओपनिंग, सब बहुत अच्छे से जानते हो। फर्नीचर ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस है, ये सब WDB है, समझ रही हो, ये फर्नीचर इन्हें कहते हैं WDB, क्योंकि देखो इनमें एक्यूमुलेटेड वर्ड नहीं है, ये असेट्स है ना, WDB है, लैंड है, फर्नीचर है, WDB। हाँ रियल कॉस्ट जरूरत भी नहीं, रियल कॉस्ट क्योंकि यहाँ भी रियल कॉस्ट का कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्राप्त वसीयत को पूंजीकृत करना है, ठीक है, इट्स ओके, वो हो गया, निगेसी वाली बात होगी, लायबिलिटी में चली जाएगी। विनियोग प्रतिभूतियों में किया गया है जिन पर 12% की ब्याज है, वो एक्रूड निकाल लेना, एक्रूड वाला कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। विनियोगों की तिथि 31 मार्च 2019 को 20,000 रुपए जो ओल्ड बैलेंस शीट में चला जाएगा, क्योंकि ओल्ड विनियोग दिया आपको, फिर वहीं से न्यू में चला जाएगा, इसी में परसेंटेज बाजी करके एक्रूड निकाल लेंगे, ठीक है। ब्याज प्रतिवर्ष 31 मार्च को दिया, बहुत बढ़िया। 31 मार्च 2020 को खेल का सामान बेकार हो गया और इसका मूल्यांकन 0 किया गया। देखो ऐसा है, इसमें जो स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, अगर मान लो ये वाली लाइन नहीं दी होती तो जो ऊपर मेरा जो टंगा पड़ा था ना, स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो मैं इसको विदाउट, क्योंकि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ है नहीं ना, तो मैं इसको फिर भी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन भी मैं इसको यहीं दिखा एक्सपेंसेस में। लेकिन आज वो ये कह रहा है
कि जो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है वो आपका शून्य हो गया है। इसका मतलब आपको ये दिखाना ही नहीं दिखाना है। हाँ, ये आपको कहाँ दिखाना है? ये आपको डेबिट में दिखाना है। मैं कुछ गलत बोल रुको मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। लेकिन हमारी असेट्स होती है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल को मैं क्या मानता, मैं आपको कहाँ दिखाता, वो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल उसमें दिखाता, किसमें? असेट्स में, न्यू बैलेंस शीट में असेट्स में खरीदी और वहाँ डाल देता, ठीक है ना। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि पूरा की पूरा डेब लग गया है इस पर, तो अब आपको पूरी की पूरी एक्सपेंसेस में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि 10,000 की खरीदी थी लेकिन पूरी की पूरी उस पर डेब लगी, क्योंकि उसकी वैल्यू शून्य हो गई ना। तो एक तो आप इसको उसमें दिखा देना, और बैलेंस शीट में दिखाना चाहो दिखाना, नील करके, अदरवाइज दिखाना ही मत। दिखाओगे भी तो 10,000 माइनस 10,000 करके नील ही करना है, और नहीं भी दिखाओगे तो कोई पंगा नहीं है, सीधे सीधे। आई होप समझ में आ गया। क्या नहीं आया देखो समझ। ये स्पोर्ट्स मटेरियल को मतलब कि एक बार ये क्या है? निम्न एक्सीलेंट क्लब के प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अतिरिक्त सूचनाओं से, बोलिए नहीं प्लीज, मुझे डिस्टर्ब होता है। 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता और इसी तिथि का तुलन पत्र यानी चिट्ठा तैयार कीजिए। ठीक है भाई, फटाफट से सौदे पढ़ लेते हैं। बैलेंस दिया हुआ, बहुत अच्छी बात है। मेंबर का सब्सक्रिप्शन दिया यानी कि सब्सक्रिप्शन हो गया, मेंबर एडमिशन फी हो गई, प्रवेश शुल्क हो गया, ठीक है, सब चीजें आपको पता है। सेल ऑफ, ओके, इसमें सबसे शानदार टॉपिक है सेल ऑफ स्पोर्ट्स, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। एक तो ये टॉपिक अभी होल्ड रखते हैं, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स। देखो होल्ड मत रखो, मैं आपको बता ही देता हूँ। सेल, एक रूल याद रखना, सेल ऑफ सीधे बैठो, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। देखिए सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल आपको हमेशा इनकम में दिखाना है। सेल ऑफ फर्नीचर नहीं दिखाना है इनकम में, क्यों? सेल ऑफ असेट्स नहीं दिखाना है इनकम में, बट सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, यू नो स्पोर्ट्स मटेरियल इज जस्ट लाइक सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, क्योंकि वही ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेचे जाते हैं जिनकी स्थिति जर्जर हो जाती है। तो ये एक तरीके का कबाड़ होता है ना। और कभी भी देखो क्वेश्चन के अंदर स्पोर्ट्स मटेरियल दिए हो और स्पोर्ट्स क्वेश्चन पूरा कनेक्शन बिगाड़ दिया। क्वेश्चन के अंदर स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड कई सारी चीजें दी हो और साइड में टंगा हुआ दे दे, जैसे इसमें दिया है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, उसका कोई लिंक ही नहीं है बाकी की स्पोर्ट्स मटेरियल की इंफॉर्मेशन से, कोई लिंक नहीं है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल अपने आप में एक अलग चीज है, भले ही उसके पूरे खानदान दियो स्पोर्ट्स मटेरियल के, स्टॉक दिया हो, क्रेडिटर दियो, सो व्हाट, कोई मतलब ना है। ये एक नॉर्मल इनकम है, इनकम में चाहिए, ठीक है। तो आपका माइंड सेट रहना चाहिए कि ये जो 2,500 रुपये बेटा इनकम है, ये आपकी सीधी इनकम में चली जाएगी। ये तो हो गई पिक्चर करने वाली बात है ना। अच्छा, इसके बाद मैदान का किराया, ठीक है। टूर्नामेंट के लिए चंदा, 60,000 रुपये की चंदेबाजी हो गई, आजीवन सदस्यता शुल्क और अनुदान, ये सब सौदे आपको समझ में आए। मेंबरशिप फीस तो इनकम में जाएगी ना? कहाँ से ढूंढ के लाएंगे मेंबरशिप फीस? यही है सर, मेंबरशिप फीस तो कहीं सब्सक्रिप्शन के नीचे मेंबर्स एडमिशन फीस है सभी। ने एडमिशन वर्ड बोला, मेंबर एडमिशन फीस, हाँ गुनगुन अगर कुछ नहीं कहेगा तो इसी में जाएगा। मेंबरशिप फीस बोल रही थी ना, तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। सर ऐसे मेंबरशिप फीस होती है कितनी सी जाती है? लाइफ मेंबरशिप नहीं होती, दो नहीं जाती कंफ्यूजन में। अब आ जाइए एक पेमेंट्स में, आपने पेमेंट गाइस पेमेंट में भी देखिए ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट दिया है, समझ गई ना। बैलेंस शीट जब तुम ओल्ड बनाओगी ना, कैश का बैलेंस इधर भी दिया है और बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस इधर भी दिया है, तो लेके देख लेना। ओल्ड बैलेंस शीट में कैश इन हैंड पहले तो इधर असेट्स में चला जाएगा और बैंक ओवरड्राफ्ट तुरंत ही तुरंत ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चला जाएगा। जो खेल में कर दियो, ठीक है। इसके बाद फील्ड और पवेलियन की देखभाल नॉर्मल एक्सपेंसेस है, टूर्नामेंट में नॉर्मल एक्सपेंसेस है, दर बीमा ठीक है, दूरभाष ठीक है, डाक कोरियर ठीक है, छपाई ठीक है, विविध व्यय ठीक है, सचिव का सैलरी ठीक है, घास के बीज ठीक है, विनियोग असेट्स है और खेल के सामान का क्रय, ये असेट्स है 68,000 है ना, अभी पीछे बताया ना परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अच्छा नीचे क्या दिया है बेटा, खेल का मैदान, ये तो ओल्ड असेट्स है, तो क्योंकि देखो डेट दी हुई है ना इसमें, वर्ष के आरंभ में परिसंपत्ति इस प्रकार है, वर्ष के आरंभ में, तो ये ओल्ड बैलेंस शीट में जाएंगे ना। खेल का मैदान ठीक है, खेल के सामान का स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक दिया है। देख इसमें देखो स्टॉक, ये क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दिया है, और फिर देख देखो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी दिया है। मेरी बात समझ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है बेटा,
परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? कितना है? 68,000। ध्यान लीजिए मेरी बात पे, ओपनिंग ध्रुव स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिया गाइस? 85,000 दिया है। ठीक है भाई, और परचेज कितना दिया है? 68। कितना हो गया? ऐसे ही तो कर रहे थे आप, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। बट प्यारे बच्चों, इसमें क्लोजिंग ना है, इसमें क्लोजिंग नहीं दिया, तो पर मैं लिख ले रहा हूं माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या निकल के आता था? कंज्यूम। यही तो स्ट्रक्चर था भाई, अगर क्रेडिटर नहीं है तो यही तो स्ट्रक्चर था, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खेल कर दिया उसने ओपनिंग दे दिया, बहुत बढ़िया बात है, उसने परचेज दे दिया, और भी बढ़िया बात है, उसने क्लोजिंग दिया नहीं है, उसने कंज्यूम्ड दिया है, लेकिन अदर तरीके से दिया। देखो नीचे क्या लिखा उसमें, 50% क्या करूं रे, क्या हो गया? कुछ नहीं, 50% ध्यान दिले, 50% खेल का सामान अपलिखित करें। जो अपलिखित करते हैं वही तो जाता है एक्सपेंडिचर में। जो हम रिटर्न ऑफ करते हैं ना, वही जाता है एक्सपेंडिचर में, कंज्यूम्ड। और होता क्या है भाई, जो आप रिटर्न ऑफ कर रहे हो वही तो कंज्यूम्ड होता है। यानी कि उसने ये बोला है कि 50% पार्ट आपको एक्सपेंडिचर में डालना है। किसका 50%? इसका 50%। जो पिक्चर यहाँ पे सेट हो गई 1,43,000, इसका 50% बनेगा आपका कितना? 7,1,500। ठीक है, तो इतना तो यहाँ जाएगा, तो फिर डेफिनेटली क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? इतना ही होगा, क्योंकि अगर आप इसमें से घटाओगे तो इतना ही तो बचेगा। अब आपको चीजें अपने अपने स्थान पर डालनी है। कंज्यूम्ड में चेक करो 71,500, और न्यू बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक चेक करो 71,500 चेक करो। चेक कहाँ से करोगे? आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने कर लेना। ठीक है, 71,500 कंज्यूम्ड में जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक 71,500 जाएगा। बोलो कोई बात नहीं समझ आई? हाँ, डाउट की दुकान बोल, कोई डाउट नहीं है तेरा? अरे भाई ऐसे कैसे हो गया है? क्यों नहीं आया? ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, दो चीजें क्वेश्चन में दी हैं। अभी तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक दिया तो तुम बहुत खुश हो जाती, माइनस कर देती हो, निकाल देती। इस बार उसने ये दे दिया, वो ये कह रहा है कि इसका 50% अपलिखित करो। अपलिखित करोगी तो एक्सपेंडिचर में डालोगी, और जो एक्सपेंडिचर में डालती हो वही तो निकल के आता है यहाँ पर। तो बात उसने घुमाई तो दी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो कैसे भी उसे सेट कर लो, चीजें तो समझ में आनी चाहिए ना। इन दोनों को जोड़ो, उसका 50% निकालो, वो कंज्यूम्ड हो गया, बाकी का जो बचा होगा वो क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग ओल्ड बैलेंस, अभी खत्म नहीं होगा क्वेश्चन, क्लोजिंग ओल्ड बैलेंस शीट में चला जाएगा, कंज्यूम्ड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। प्रिंटिंग स्टेशनरी में कोई पंगा नहीं है, चंदे में कोई पंगा नहीं है। अच्छा, प्रिंटिंग स्टेशनरी में भी यही पंगा है। प्रिंटिंग स्टेशनरी में कह रहे हैं 30% प्रिंटिंग को अपलिखित करें। अब देखो प्रिंटिंग का ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको 11,000, सेम टू सेम यही खेल है, 11,000 प्रिंटिंग का, और परचेज प्रिंटिंग बाजी हुई है कुछ, हाँ 26,000 की आपकी प्रिंटिंग हुई है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डेप, 30% डेप, मतलब रिटर्न ऑफ जो कंज्यूम्ड है वो उन दोनों का निकाल के 30% निकाल लेना, वो यहाँ रख देना, इसमें से इसको घटाना, जो निकल के आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। वो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, जो 30% अमाउंट आएगा वो आपका एक्सपेंसेस में जाएगा। इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 10 मिनट है। और बोलिए गाइस, क्या दिक्कत है? सब बढ़िया? हाँ सर बढ़िया ही है। इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि एक्सीलेंट रिएक्शन। देखो गाइस, इसका एक तो पहले तो आप क्या करो, पीछे वाले पेज पे देखो, इसमें दोनों चीजें ऐसे गधे ने 31 मार्च 2021 31 मार्च 2021 कर दिए हैं। पहले वाला 2020 कर लो, है ना? पहले वाला 31 मार्च 2020 कर लो, बाद वाला 31 मार्च 2021 हो गया। अच्छा, एक चीज तो ये, दूसरा बेटा इसका जो आंसर है ना, वो जो आपको 36,200 नजर आ रहा है, वो 36,400 है, 400 या 600 है, अब तुम देख लेना घर पे। और 36,680 नजर आ रहा है ना कैपिटल फंड, वो भी 36,480 है शायद। मैं कर चुका हूँ, बड़े आराम से आंसर आ गया ना, देख लेना कोई पंगा है, मतलब 200 रुपए का पंगा है इनके आंसरों में। कैपिटल फंड में और फाइनल बैलेंस शीट में 200 रुपए का फर्क है, वो देख लेना क्या फर्क है। अच्छा, डिफरेंस। चलिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में है ना, जो दिक्कत आ रही थी, वैसे तो कुछ आनी नहीं चाहिए,
हाँ ये जैसे इसमें लिखा है ना, देखो इसी क्वेश्चन को आप गौर से देखो, रिसिप्ट में लिखा है खेल के सामग्री, खेल सामग्री की बिक्री, और भुगतान में लिखा है खेल सामग्री का क्रय, है ना। और मैंने भी क्या बोला था कि क्रय हो चाहे कुछ भी दिया हो, अगर बिक्री दी है ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये जो दिया है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, इसका इससे कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि जो स्पोर्ट्स मटेरियल जब भी सेल होता है वो कबाड़ी सेल होता है, जो खराब हो गया होता है, तो इसको तो पूरा की पूरा उठा के डाल देना तुम इनकम में, है ना। बाकी इधर तुम्हारा ये परचेज दिया 10,000 का, और बाकी इधर पीछे देखो बैलेंसेस दिया, तो तुम कर लोगे, ऐसे मुझे तो लगा नहीं इसमें कुछ पंगा है। एक चीज और इसमें लिखा है 31 मार्च 2021 को, हाँ ये लिखा है 31 मार्च 2021 को खेल सामग्री अनुपयुक्त पाई गई और उसका मूल्य 0 था। तो ये तो अभी कराया ही था ना अपन ने, अभी इसी टाइप का तो टॉपिक कराया था कि खरीदी इस बार 10,000 रुपए की, फिर वो हो गई नील, तो आपका इसका मतलब पूरा की पूरा डेप आपका किधर जाएगा, एक्सपेंसेस में चला जाएगा, और न्यू बैलेंस शीट में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया टेंशन। अब मुझे फटाफट 1 मिनट के अंदर ये बताओ कि मेरी कौन सी बुक में क्या चीजें रह गई हैं, क्योंकि मुझे ये पता नहीं चल रहा कि मैंने क्या करा दिया और क्या रह गया।